हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपने अगली वीडियो पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे द शेंग सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थन एंड सेंट्रल चाइना। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। जब आप बुक रीड करेंगे तो इसको आप ध्यान से रीड करें। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। चाइना की जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताया गया है। चाइना में न्यूलिथिक कल्चर, न्यू स्टोन एज लगभग 6000 बीसी से मिलती है। ब्रॉन्ज का यूज़ लगभग 2000 बीसी के बाद शुरू हुआ। ब्रॉन्ज एज का सबसे इम्पोर्टेंट राजवंश शेंग डायनेस्टी था। शेंग डायनेस्टी की राजधानी जो कैपिटल है वो चेंगजोऊ या एनयंग थी। इस टाइम पर राइटिंग सिस्टम डेवलप हो गया था, रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, ब्रॉन्ज के वेपन और यूटेंसिल्स बनते थे। बाद में जूहू डायनेस्टी ने शेंग डायनेस्टी को हरा दिया। न्यूलिथिक विलेजेस और फार्मिंग की बात करें तो न्यूलिथिक पीरियड में लोग विलेजेस में रहने लगे और फार्मिंग करने लगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थे जो उगाए जाते थे यहाँ पर वो फॉक्सटेल, मिलेट और चावल था। राइस को यांगत्से वैली और कोस्टल एरियाज में डोमेस्टिकेट किया गया। कपड़े के लिए हेम्प प्लांट यूज़ होता था जिससे फाइबर मिलता था। एनिमल जो लोग पालते थे वो कुछ थे जैसे कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, इस टाइप से थे। और इन एनिमल से मीट, मिल्क और अदर प्रोडक्ट्स मिलते थे। अगर हाउसेज और स्टोरेज की बात करें तो उस टाइम पर घर सिंपल होते थे। हाउसेज सनकेन पिट स्ट्रक्चर्स के होते थे, मतलब थोड़े ज़मीन के अंदर। खाना स्टोर करने के लिए स्टोरेज पिट्स बनाए जाते थे। पोट्री के बारे में अगर बात करें तो ग्रे पोट्री मिलती है। लॉन्गशैन कल्चर में पॉट्स व्हील के बिना बनाए जाते थे। ये पॉट्स मेनली फूड स्टोरेज और कुकिंग के लिए होते थे और स्टोन टूल्स भी यूज़ होते थे। ब्रॉन्ज एज सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज एज में सेटलमेंट हुआंग हो येलो रिवर वैली में ज़्यादा मिलते हैं। ये एरियाज़ बीजिंग तक नॉर्थ में, यांगसे रिवर तक साउथ में मिलते हैं। और हुआंग हो रिवर की खास बात यह है कि इसमें येलो सिल्ट मिलती है और सिल्ट जो येलो सिल्ट है वो मिट्टी है और बहुत होती है। इसी वजह से चाइना की सॉइल बहुत फर्टाइल है। हुआंग हो रिवर का इम्पोर्टेंस देखें अगर हम तो हुआंग हो को चाइना की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर माना जाता है। इसकी खास बातें ये रिवर बहुत टर्बुलेंट और फ्लड प्रोन है, कभी कभी कोर्स चेंज कर लेती है, इस वजह से फ्लड्स भी आते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा भी है, फ्लड के बाद फर्टाइल सिल्ट फील्ड्स में आ जाता था जिससे फार्मिंग अच्छी होती थी। मोस्ट ब्रॉन्ज एज साइट्स हुआंग हो के ट्रिब्यूटरीज के पास मिलते हैं। और अगर हम और बात करें आगे तो क्लाइमेट और एग्रीकल्चर की बात करें तो नॉर्थन चाइना के क्लाइमेट हार्श विंटर माना जाता है, बहुत ठंडी सर्दी, और हॉट समर्स मानी जाती हैं। अगर रेनफॉल की बात करी जाए तो एवरेज जो रेनफॉल है वो 200 से 360 mm पर ईयर के हिसाब से होता था। और वाटर के जो सोर्सेज हैं वो होते थे मेनली मानसून रेन्स, वेल्स, स्मॉल कैनल्स और डिचेस। इन सब से फील्ड्स को इरिगेशन मिलता था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि एरलीटो सेटलमेंट जो जिया डायनेस्टी, एरेटो जिया डायनेस्टी का एक बड़ा सेटलमेंट था। यह शैंगजी रीजन में हुआंग हो येलो रिवर की एक ट्रिब्यूटरी के पास था। और इसकी इम्पोर्टेंस बात यह है कि यह नियोलिथिक चाइना और शेंग सिविलाइजेशन के बीच का ट्रांजिशन दिखाता है। इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो घर और सिटी वॉल्स रैम्ड अर्थ, दबी हुई मिट्टी से बनाए जाते थे। ग्रे पोर्ट्री मिल्टी है जिसमें सॉरी ग्रे पोर्ट्री मिलती है जिसमें हॉलो लेग्स होती थी। ब्रॉन्ज सैक्रिफिशियल वेसल्स भी मिलते हैं। मेटल टूल्स जैसे नाइफ बहुत कम मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगता है कि जिया से वेस्टर्न जोहू पीरियड तक सेम लैंग्वेज यूज़ होती थी। शैंग किंग और चैंग चोऊ कैपिटल शैंग
डायनेस्टी के 10th किंग ने अपनी कैपिटल चेंगचोउ शिफ्ट की। लोकेशन हुआंग हो रिवर के 3 छोटी ट्रिब्यूटरीज का प्लेन एरिया। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के हिसाब से ग्रेव्स कब्रें मिलती हैं जिसमें मरने वाले के साथ पॉट्स रखे गए थे आफ्टर लाइफ के लिए, और कभी कभी डॉग भी सेक्रीफाइस किए जाते थे। और भी चीज़ें मिलती हैं जैसे ब्रॉन्ज कास्टिंग एरियाज जहाँ ब्रॉन्ज बनाया जाता था, ब्रॉन्ज टूल्स और वेसल्स, इंस्क्राइब्ड बोन्स जिन पर राइटिंग थी। शैंग पीरियड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉन्ज का यूज, राइटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट, हॉर्स और चैरियट का वॉरफेयर में यूज़, और वॉल्ड सिटीज़ दीवार वाली बस्तियाँ। टूल्स में ब्रॉन्ज टूल के साथ स्टोन, सिकल्स और बोन टूल्स भी यूज़ होते थे। शैंग टाउन्स और एनयंग सिटी की बात करें तो शैंग टाउन्स में पॉपुलेशन क्लैन्स लिनेजेस में डिवाइडेड थी। एक लीडिंग क्लैन रूलर प्रोवाइड करता था। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो एनयंग चेंगचोउ से 150 किलोमीटर नॉर्थ में था। यह 19 आप ये मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बात। और यह हुआंग रिवर के प्लेन पर था। एग्जीक्यूशन में यह मिला पिट हाउसेस, बिल्डिंग्स ऑन अर्थ प्लेटफॉर्म्स, क्राफ्ट वर्कशॉप्स, स्टोरेज प्लेसेस और इलाइट ग्रेव्स, काफ़ी कुछ चीज़ें मिली। ग्रेव्स में मिलता है रिचुअल ब्रोन्स, जेड ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी। अगर हम चैरियट्स और वारफेयर की बात करें तो अराउंड 1200 BC में 2 हॉर्स 2 व्हील चैरियट्स यूज़ होने लगे। शायद ये सेंट्रल एशिया से आया होगा। चैरियट का इम्पोर्टेंस की बात करें तो रॉयल पावर का सिंबल बन गया। रॉयल बरियल्स में चैरियट्स भी मिलते थे। लेटर चेंज की बात करें तो 400 BC के बाद कैवलरी, हॉर्स राइडिंग सोल्जर्स आने लगे। इससे चैरियट्स वॉरियर्स का इम्पोर्टेंस कम हो गया। पोट्री, क्लोथ्स और ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इस टाइम की कुछ कल्चरल चीज़ें पोट्री, फाइन वाइट पोट्री कायोलिन क्ले से बनती थी। फर्नीचर की बात करें तो वुडन फर्नीचर को रेड लेकर ट्री सब्सटेंस से पॉलिश किया जाता था। क्लोथ्स, हेम्प क्लोथ यूज़ होता था। सिल्क का यूज़ भी शुरू हो गया। करेंसी एक्सचेंज की बात करें तो कोरी शेल्स यूज़ होते थे। सबसे वैल्यूएबल मटेरियल जेड, जेड से ऑर्नामेंट्स और रिचुअल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। शैंग कल्चर का स्प्रेड, शैंग कल्चर का मटेरियल एविडेंस मिलता है शेंजी से पैसिफिक ओशियन तक। स्कॉलर्स का मानना है इतनी बड़ी रीजन पर एक सिंगल स्टेट रूल नहीं करता था, इसलिए शैंग एक सिविलाइजेशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कई छोटे स्टेट्स या पॉलिटीज थी जो एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इस हिसाब से शैंग सबसे पावरफुल और रिलीजियसली सुप्रीम था। अब हम बात करते हैं अपने द यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज की। तो अगर हम यूज़ ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो इसमें कॉपर का यूज़ ऐसा है जो कि तांबा कहलाता है। दुनिया के कई पार्ट्स में यूज़ होने वाला सबसे पहला मेटल था ये। स्टोन एज के बाद लोगों ने धीरे धीरे मेटल यूज़ करना शुरू किया और सबसे पहले कॉपर मिला। कॉपर की खास बात यह है ये सॉफ्ट मेटल होता है, इसको आसानी से शेप दिया जा सकता है टूल्स या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ब्रॉन्ज क्या होता है? अब ब्रॉन्ज, कॉपर के बाद लोगों ने ब्रॉन्ज बनाना शुरू किया। ब्रॉन्ज होता है कि कॉपर के साथ दूसरे मेटल का मिक्सचर कर दिया जाए तो वो ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर में थोड़ा सा मिलाया जाता था आर्सेनिक, लेड और टिन। इस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। ब्रॉन्ज का एडवांटेज अगर देखा जाए तो ब्रॉन्ज का मेन फ़ायदा ये था कि यह कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। तो ब्रॉन्ज का एडवांटेज ये था कि ये कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और साथ ही साथ टूल्स और वेपन्स ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं। इसलिए ब्रॉन्ज एज में लोग वेपन्स, टूल्स, रिचुअल वेसल्स, ऑर्नामेंट इन सब का इस्तेमाल करते थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसकी बात करें तो मेटल टूल्स का एडवांटेज स्टोन से बेटर है। स्टोन टूल्स के कंपैरिजन में मेटल टूल्स ज़्यादा यूज़फुल थे। मेटल की खास बातें, मेटल को पिघला कर मेल्ट अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं।
इससे वेपन्स और टूल्स बनाना ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल चिजेल्स, टूथेड सॉज, एडजेस, हैवी एक्सेस। ये टूल्स कारपेंट्री, स्टोन कार्विंग, आइवरी कार्विंग और लेदर कटिंग में यूज होते थे। कॉपर की एक और ख़ास बात, कॉपर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मेलिएबल होता है। इसको हैमर से पीटकर पतली शीट्स या वेसल्स बनाया जा सकता है। मेटलर्जी क्या है? अब जो मेटलर्जी है वो मेटल्स को निकालना और उनसे ऑब्जेक्ट्स बनाना है। यह एक स्पेशलाइज्ड स्किल थी। सब लोग यह काम नहीं कर सकते थे क्योंकि और मेटल वाली मिट्टी स्टोन को पहचानना पड़ता था, हीट और फर्नेस कंट्रोल करना पड़ता था, प्रॉपर चारकोल फ्यूल यूज़ करना पड़ता था। इसलिए मेटलर्जी का नॉलेज कुछ स्पेशल ग्रुप्स में जनरेशन के साथ जनरेशन पास होता था। मेटल वर्कर्स का रोल, कॉपर, लेड और टिन ओर्स हर जगह नहीं मिलते, इसलिए मेटल वर्कर्स कभी कभी मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जाई जा सकती है, तो घूमते रहने वाले लोग होते हैं मोबाइल। जहाँ और मिलता था वहाँ काम करते थे। बाद में मेटलर्जी का इम्पोर्टेंस तब बढ़ा जब स्टेट्स और सिटीज़ डेवलप हुए। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना, रॉयल एंसेस्टर्स रिचुअल्स के लिए ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स, मेसोपोटामिया, टेम्पल्स और प्लेसेस के वर्कशॉप्स, इजिप्ट, बरियल और मॉर्चरी रिचुअल्स। इन इंस्टीट्यूट से मेटल ऑब्जेक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। कॉपर का अर्ली यूज़ देखा जाए तो वेस्टर्न एशिया में कॉपर का यूज़ अराउंड 7000 BC से शुरू हुआ। सबसे पहला नेटिव कॉपर, नेचुरल मेटेलिक कॉपर यूज़ होता था। इसको हैमर से पीट कर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। बाद में नॉर्थन मेसोपोटामिया का विलेजेस ने कॉपर यूज़ करना सीखा। अराउंड 5000 BC में लोग कास्टिंग टेक्निक यूज़ करने लगे। कास्टिंग का मतलब मोल्टन मेटल को मोल्ड में डालकर शेप बनाना। कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस की बात करें तो कॉपर ओर्स को मेटल बनाने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज़ होती थी। स्टेप उसके यह रहते थे कि ओर को पाउडर बनाया जाता था, उसको चारकोल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता था। टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस होता था। ऑक्साइड ओर्स का एग्जांपल लिया जाए तो एजोराइट और मेलेचाइट ये इस्तेमाल होते थे। सल्फाइड ओर्स का प्रोसेस अगर देखा जाए तो डीप माइंस में सल्फाइड ओर्स मिलते थे। इनका प्रोसेस अलग था। ओर को रोस्ट किया जाता था, सल्फर रिमूव किया जाता था, फिर क्लिन में स्मेल्टिंग की जाती थी। कॉपर कास्टिंग की बात करें तो कॉपर को मोल्ड में डालने के लिए टेम्परेचर 1084 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता था। मोल्टन कॉपर को मोल्ड में जल्दी डाल दिया जाता था जिससे रिक्वायर्ड शेप मिल जाता था। इजिप्शियंस ने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ब्लो पाइप्स, बैलून्स यूज़ किए। ब्रॉन्ज का एडवांटेज ये हुआ कि कॉपर में 9 से 17% टिन मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। इससे फ़ायदा ये था कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। एग्जाम्पल 10% टिन ब्रॉन्ज 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ब्रॉन्ज कॉपर से ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। एडवांस्ड कास्टिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो बाद में कॉम्प्लेक्स कास्टिंग टेक्निक्स डेवलप हुई जैसे 2 पार्ट माउल्ड, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इनसे बनाए जाते थे टेम्पल स्टैच्यूज, वेपन्स और हेलमेट्स। अब इस पेज में ब्रॉन्ज का यूज़ के बारे में बताया गया है कि लगभग 2500 BC के बाद ब्रॉन्ज का यूज़ ज़्यादा कॉमन हो गया। कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स और वेपन्स बनने लगे, लेकिन मेटलर्जी जो मेटल बनाने की टेक्निक हर जगह सेम लेवल पर डेवलप नहीं हुई थी। कॉपर का सोर्स देखा जाए तो ओमान पेनिनसुला, एनाटोलिया, दूसरे अपलैंड रीजन्स, यहाँ से कॉपर निकालकर दूसरे एरियाज में यूज़ किया जाता था। इजिप्ट में कॉपर और ब्रॉन्ज, इजिप्ट में देखा जाए तो कॉपर सिनाई पेनिनसुला से मिलता था। वहाँ टॉर्क्यूज और कॉपर माइंस भी थी। इजिप्शियंस की बात करें तो कॉपर के साथ एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी यूज़ करते थे। कभी कभी एर्सेनिक ब्रॉन्ज भी बनाया जाता था। अराउंड 2000 BC के बाद ब्रॉन्ज का यूज़ ज़्यादा कॉमन हो गया।
इजिप्ट के टूल्स और वेपन्स की बात करें जाए तो 3500 बीसी के बाद कॉपर टूल्स का यूज़ बढ़ गया। कॉपर से बनाए जाते थे जैसे सॉज, चिज़ेल, नेल्स, पैर्सर्स, डैगर्स। बाद में वेपन भी बनने लगे। 100 मार्क्स भी मिलते हैं जो जो दिखाते हैं कि स्टोन और वुड कटिंग में मेटल टूल्स यूज़ हो रहे थे। साउथ एशिया और इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करी जाए तो साउथ एशिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम मेटल टूल्स का यूज़ बढ़ गया। मेन मटेरियल जो है वो कॉपर, ब्रॉन्ज, शेल, आइवरी ये सब इस्तेमाल हुआ और हड़प्पन बनाते थे चिज़ेल, ड्रिल, सॉज, नीडल्स और रेजर से। कार्नेलियन बीड्स, रेड स्टोन बीड्स को ड्रिल्स से बनाया जाता था। स्टेटाइट स्टोन को यूज़ करके सील्स, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। हड़प्पन मेटल टूल्स और वेपन्स, हड़प्पन पीरियड्स में मेटल ऑब्जेक्ट्स, एरोज, डैगर्स, सॉर्ड, ब्लेड्स ये सब मिलते थे और कुछ एवरीडे टूल्स, रेजर्स, सॉज, शिजेल्स, लार्ज मेटल वेसल्स भी मिलते थे। हड़प्पन मेटलर्जिकल टेक्निक्स की बात करें तो हड़प्पन लोग मेटल्स बनाने के लिए कई टेक्निक यूज़ करते थे। कोल्ड हैमरिंग, मेटल को पीट कर शेप देना, शैलो कास्टिंग, माउल्ड में मेटल डालना, टू पीसेस स्टोन माउल्ड्स, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग और सोल्जरिंग और रिवेटिंग। हड़प्पन्स प्योर कॉपर, लेड एलॉयज और टिन एलॉयज भी यूज़ करते थे। चाइना में कॉपर स्टोन स्टेज की बात करी जाए तो चाइना में चैल्कोलिथिक कॉपर प्लस स्टोन स्टेज का एविडेंस कम मिलता है, लेकिन फाइन ग्रे क्रेमिक्स दिखाते हैं कि क्लीन टेक्नोलॉजी अच्छी थी। अर्ली पीरियड्स में ही रिड्यूसिंग क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। क्लीन का डिज़ाइन क्ले स्ट्रक्चर, एयर फ्लो के लिए फ्लूइड्स, नीचे फ्यूल जलते थे। इस तरह 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मिल सकता था। चाइना में मेटलर्जी का डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि अर्ली फेज में हेरिडिटू कल्चर में कॉपर को टिन या लेड के साथ एलॉय किया जाता था। इससे ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट बनाए गए। अब हम स्पीच पे आ जाएं, फिर हमारा ये चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग और माउल्ड्स की बात करें तो ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए मल्टीपल पीसेस माउल्ड्स यूज़ किए जाते थे। इस टेक्निक से लार्ज क्वांटिटी में मेटल ऑब्जेक्ट्स बन सकता था। ज़्यादातर ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स एंसेस्टर्स रिचुअल्स के लिए बनाए जाते थे। ब्रॉन्ज वेसल्स का शेप अक्सर पोट्री वेसल्स जैसा होता था। कॉपर और टिन के सोर्स की बात करें तो शैंग रूलर्स को ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टिन चाहिए होता था। कॉपर आता था यांगजे माउंटेन्स और नॉर्थ शेंजी रीजन से। टिन आता था शेंजी प्रोविंस से। एनयंग सिटी का 100 किलोमीटर एरिया में कॉपर और टिन के सोर्सेज मिलते थे। ब्रॉन्ज और रॉयल पावर की बात करें तो चाइनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जिया डायनेस्टी के फाउंडर ने ब्रॉन्ज वेसल्स बनवाने का काम शुरू किया था। ये वेसल्स राउंड ब्रॉन्ज वेसल्स थे जिन पर एनिमल्स और क्रिएचर्स की डिज़ाइंस बनी होती थी। बाद में यह ट्रेडिशन शैंग रूलर्स को मिला और फिर वेस्टर्न जोउ डायनेस्टी को ब्रॉन्ज कास्टिंग का रिलेशन ये था कि रॉयल सेक्रीफाइस और पावर का सिंबल, इससे रूलर की अथॉरिटी और लेगिटिमेसी दिखाई देती थी। चैरियट्स जो रथ होते हैं उसकी बात करें तो शैंग पीरियड में हॉर्स ड्रॉन चैरियट भी इम्पॉर्टेंट थे। चैरियट वुड से बने होते थे लेकिन उसमें ब्रॉन्ज फिटिंग होती थी जैसे ब्रॉन्ज पोल, ब्रॉन्ज बुशिंग्स, व्हील फिटिंग्स, हार्नेस पार्ट्स ये सब होते थे। ब्रॉन्ज रिचुअल्स वेसल्स में शैंग पीरियड के ब्रॉन्ज रिचुअल वेसल्स बहुत फेमस हैं। इनके फीचर्स हैं जैसे डजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स, कुकिंग, स्टोरिंग, सर्विंग फूड और वाटर के लिए यूज़ होते थे। फीस्ट में एरिस्टोक्रेटिक लोग अपना फूड सेट ऑफ डिशेस में सर्व करते थे। डेकोरेशन और माइथोलॉजी की बात करें तो ब्रॉन्ज वेसल्स पर ब्यूटीफुल डेकोरेशंस बनाई जाती थी। यह डिज़ाइन बन सकती थी क्योंकि मल्टीपल पीस क्ले माउल्स यूज़ होते थे। डेकोरेशंस में माइथोलॉजिकल सिंबल्स होते थे। ड्रैगन वाटर का सिंबल, फ्योनिक्स विंड का सिंबल। एक वेसल पर इंस्क्रिप्शन भी मिलती है, किंग वेंडिंग इज मेकिंग अ सेक्रीफाइस टू हिज मदर। ये एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ब्रॉन्ज वेसल्स का बरियल, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ब्रॉन्ज वेसल्स मिलते हैं। रीज़न
यूज़ होने के बाद उन्हें ग्रेव्स में बरी कर दिया जाता था, उन्हें दोबारा मेल्ट करके यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन ब्रॉन्ज टूल्स मेल्ट करके रीयूज़ कर लिए जाते थे, इसलिए टूल्स कम मिलते हैं। ब्रॉन्ज वेपन्स आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में मिलते हैं, जैसे एरोवीड्स, एरोहेड्स, एक्सेस, नाइव्स, लीफ शेप्ड स्पीयरहेड्स, चैरियट्स के लिए जिंगलेस भी मिलती हैं, जिसे बेल्स कहते हैं। कुछ हैवी रेक्टेंगुलर एक्सेस भी मिले हैं जो वेपन्स थे। ब्रॉन्ज का लार्ज यूज़। शैंग चाइना में ब्रॉन्ज का यूज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा वेस्टफुल लगता है, लेकिन इसका रीज़न था कॉपर और टिन की एम्पल सप्लाई, इसलिए ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स लार्ज स्केल पर बनाए जा सकते थे। अब हम आ गए हैं इसके लास्ट पेज पर और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। चाइना में ब्रॉन्ज का लार्ज स्केल यूज़ यहाँ देखा गया है। चाइना में ब्रॉन्ज का यूज़ बहुत लार्ज स्केल पर होता था, स्पेशली रिचुअल वेसल्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, एक शेंग क्वीन की टॉम्ब में 217 रिचुअल वेसल्स मिले। ये वेसल्स 21 डिफरेंट शेप्स में थे। इस टॉम्ब में 130 ब्रॉन्ज वेपन्स भी मिले। टोटल ब्रॉन्ज का वेट 1625 किलोग्राम था। जेड और कॉडी शेल्स। उस टॉम्ब में और भी वैल्यूएबल चीज़ें मिली। 590 जेड ऑब्जेक्ट्स, 7000 कॉडी शेल्स। जेड चाइना में एक बहुत प्रीशियस स्टोन माना जाता था। एक जेड वेसल 133 सेंटीमीटर हाई था और 875 किलोग्राम वेट का था। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ही आप लिख सकते हैं। जेड का यूज़, जेड की इंटरेस्टिंग बात, ये ऑर्डिनरी स्टील से भी हार्ड होता है, इसलिए जेड को कट करना मुश्किल होता था। उस टाइम जेड को कट किया जाता था स्टोन टूल से और क्वार्ट्ज सैंड जैसे एब्रेसिव्स से। ये टेक्निक नियोलिथिक कल्चर से ही यूज़ हो रही थी। ब्रॉन्ज टूल्स का डेवलपमेंट देखा जाए तो ब्रॉन्ज टूल्स का इन्वेंशन चाइना में धीरे धीरे डेवलप हुआ, लेकिन जेड कटिंग के लिए लोग अभी भी स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज एज का इम्पोर्टेंस ये था कि ब्रॉन्ज एज मेटल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप था। इस टाइम मेटल वर्किंग डेवलप हुई और मेटल टूल्स यूज़ होने लगे। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स किसके लिए बनते थे? हिस्टोरियन गॉर्डन चाइल्डले का अकॉर्डिंग ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स मेनली अर्बन एलाइट के लिए बनाए जाते थे, कॉमन पीपल के लिए नहीं। एग्जाम्पल, रूलर्स, एरिस्टोक्रेट्स, रॉयल फैमिलीज। मास प्रोडक्शन का एविडेंस मिलता है। मेटल माउल्ड्स का फ्रिक्वेंट यूज़ ये दिखाता है कि मेटल ऑब्जेक्ट्स लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हो रहे थे, स्पेशली मेटल वेपन्स। सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी में सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाए। डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग काम करने वाले लोग, स्पेशलाइजेशन, कुछ लोग सिर्फ मेटल वर्क करते थे, अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट, रूरल लाइट्स की डिमांड। इसलिए ब्रॉन्ज एज में प्रोडक्टिव इस्टेब्लिशमेंट्स और वर्कशॉप्स डेवलप हुए। इस तरह ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और ये क्वेश्चन आंसर है। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर चालू करेंगे, यूनिट 3। इसका नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन 2। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।